सक्सेस टू ऑल में आप लोग का स्वागत है। देख लीजिए, हम लोग रुक्मिणी का सेट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। सेट 4 होगा, सॉरी, सेट ये 4 है और वॉल्यूम 2 है। ये रुक्मिणी का सेट है, 10वां लेवल पर बनाया गया है। इसको डिस्कशन करने पर आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल और कारगर साबित हो सकता है, इसीलिए इस डिस्कशन में ज़रूर भाग लें। चलिए चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये सिपाही भर्ती के लिए खास करके सेट बनाया गया है और ये सेट काफ़ी कारगर है। इसमें टोटल 25 सेट हैं, 25 सेट हैं और बिहार जो 10वीं कक्षा का जो तैयारी है स्तर पर बनाया गया है सेट, इसीलिए इस सेट को आपको हल करके जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए सारा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि एक प्रतिरोध जो है कि लंबाई L दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल A दिया हुआ है। बोला है प्रतिरोध और प्रतिरोध लंबाई जो है ना, प्रतिरोध की लंबाई है, प्रतिरोध का क्षेत्रफल A और R है, प्रतिरोध R है। अन्य प्रतिरोधक जो उनके पदार्थ का बना है उनका लंबाई आधा कर दिया जाता है और उनका जो क्षेत्रफल है 2 गुना कर दिया जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ बोला गया है। मतलब यहाँ पे आधा 2 गुना ना कह करके डायरेक्ट L/2 कर दिया है और 2 से गुना कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में देखिएगा कि L को अगर 2 गुना कर रहा है, क्षेत्रफल को अगर क्षेत्रफल को क्या कर रहा है 2 गुना और L को आधा कर रहा है, तो उस परिस्थिति में 1/2 2 गुने 2 हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, उतना हो जाएगा। 1/4 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे तो यानी कहने का मतलब, जब हम आपको पढ़ाए थे तो तरंग जो है ना 2 तरह के होता है, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। जिसको हम ध्वनि तरंग जो है एक मैकेनिकल तरंग है, जिसको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे। उसके बाद यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंगदैर्घ्य का उनका जो तरंगदैर्घ्य व्यक्त किया जाएगा, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L दिया हुआ है, तो उनके तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएंगे, तो उनका तरंगदैर्घ्य आधा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश की, एक मिनट, यहाँ पे बोला है कि 2 क्रमिक शीर्ष के बीच, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बोला है 2 क्रमिक शीर्ष बोला है, तो ऐसे होता है कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक को L बोलते हैं। हाँ L होगा, L/2 नहीं होगा। 2 क्रमिक शीर्षों के बीच क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तरंग ऐसे चलते हैं ना, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक L होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक L होंगे, यहाँ से यहाँ तक L होंगे। इसका आंसर L ही होगा सही। आगे यहाँ देख लीजिए, बोला है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति परिवर्तन को कहा जाता है। तो उसको हम परावर्तक सूचकांक के नाम से जानते हैं। अपवर्तक सूचकांक, परावर्तक सूचकांक होना चाहिए। क्या दिया, अपवर्तक। सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश के गति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, हाँ अपवर्तक होगा, ठीक। बोला है एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच, तो प्लस और माइनस याद रखिएगा एक साथ आता है, तो वो आकर्षित करते हैं, और समान आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये पहले भी आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का मतलब दूर भगाता है एक दूसरे को। और असमान आवेश, तो यहाँ पे बोला है एक धन आवेशित बोला है और एक ऋण आवेशित, तो समान नहीं हुआ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट के कौन से टाइप होते हैं, तो रिपोर्ट के जो है फॉर्मल टाइप, रिसर्च टाइप, रिवीजन टाइप और रिज्यूम। फॉर्मल टाइप होता है रिपोर्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, याद रखेंगे। रिपोर्ट शुड परफेक्टली राइट, जो परफेक्टली
प्रेफरेबली राइट, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रिफरेबल राइट लिखा हुआ है उस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे रेगुलर मैनर दिया है, सिक्वेंटियल मैनर दिया है, इरेगुलर, तो सिक्वेंटियल मैनर ही होना चाहिए यहाँ पे। बोला साफ साफ कहने वाला को हम क्या कहेंगे, तो साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहेंगे। ये हिंदी का सवाल है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 भेद है उत्पत्ति के दृष्टि से। वही बनावट के दृष्टि से 3 भेद है, वही रूपांतरण के दृष्टि से 2 भेद है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, यहाँ आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद बोला है कि निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द इसमें कौन नहीं है, तो स्टेशन जो है देशज शब्द नहीं है, बोलने से ही पता चल रहा है कि विदेशज होगा। उसके बाद बोला है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात कितना होता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो याद रखिएगा कि पहले नाइट्रिक अम्ल है या पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके 1 भाग होते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं। अब उस समय जब पूछा जाएगा तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दे लेंगे कि पहले नाइट्रिक अम्ल पूछा है या पहले कौन सा अम्ल है। तो नाइट्रिक, यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल पहले बोला है, तो N अनुपात H पूछा है, तो N अनुपात H 1:3 होगा। और जैसे ही H अनुपात 1 पूछ देगा तो आपको H अनुपात N पूछ देगा तो 3:1 हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। बोला है आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो आवर्त सारणी 4 में जो है ना क्रिप्टन, आवर्त 4 में है क्रिप्टन को रखा गया। ऐसे ये याद रखिएगा कि नया जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 समूह हैं। 18 समूह में 18वां समूह में रखा गया है जितने भी निष्क्रिय गैस है सबको, और इसी 18वां समूह को शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। और ये जितने लिखे गए हैं ऑप्शन में सारे के सारे आपका ये अक्रिय और निष्क्रिय गैस है। इस बात को भी ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अवांध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अवांध जो होगा वो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे शक्तिशाली अवांध होंगे, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परिवर्तनीय जो संयोजकता है वो डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो संयोजकता संयोजी तत्व, समूह के तत्व, संक्रमण तत्व या क्षारीय तत्व। तो इसमें हो जाएगा संक्रमण तत्व। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। संयोजकता जो है, जो परिवर्तनीय संयोजकता है वो संक्रमण तत्व में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपनी संयोजकता बदल लेते हैं, और वे तत्व में एक एग्जाम्पल लोहा का आता है। लोहा का संयोजकता कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी चीज़ों से क्रियाशील हो जाता है। संयोजकता परिवर्तनीय होने का मतलब है कि वो संक्रमण तत्व है। कैसा तत्व है, संक्रमण। आगे बोला है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होगा, ये किस ब्लॉक से होगा। तो आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है वो आपका लेंथेनाइड एक्टेनाइड में आता है, लेकिन डी ब्लॉक जो है 57, लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है बता सकते हैं आप लोग, 57 से 71, और एक्टेनाइड, ये एक्टेनाइड है और लेंथेनाइड इसके आगे वाला होगा तो एफ ब्लॉक आएगा। इसीलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। इसका आंसर कौन होगा, डी ब्लॉक होगा। आगे बोला है औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर, औषध प्रभाव के आधार पर, लक्ष्य अणुओं के आधार पर, या शेष भेषजू विज्ञानी प्रभाव के आधार पर, कौन सा होगा। सी वाला आंसर इसका सही होगा, लक्ष्य अणु के आधार पर। मतलब कोई भी औषध रसायन विज्ञान अणु के आधार पर देखे जाते हैं। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है।
तो टार्टिक अम्ल जनरली नींबू में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे नींबू कह रहे हैं, इमली में पाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि यहाँ इमली नहीं है, तो कच्चे आम में भी टार्टिक अम्ल पाए जाते हैं, और उसके बाद आपका अंगूर में भी टार्टिक अम्ल होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4 वाला ऑप्शन कौन है, सी। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। ऐसे जनरली हम लोग इमली में पढ़े हैं टार्टिक अम्ल, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे अब मिलाना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, लैक्टिक अम्ल से लैक्टोबैसिलस होता है, ब्यूटारिक अम्ल से क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकलम होता है, तो इसको तो आसानी से मिला दिए। और जो एसेटिक अम्ल होता है उसको एजेटोबैक्टर कहते हैं, और जो सिट्रिक अम्ल होता है उसको एस्परजिलस नाइगर कहा जाता है। एस्परजिलस, सिट्रिक अम्ल को एस्परजिलस नाइगर कहा जाता है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। मतलब इसमें कौन है जो रंगहीन है, स्वादहीन है, और मतलब तो शून्य जो समूह में है वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं, जो शून्य समूह की अभी हम चर्चा किए हैं, आपको ध्यान होगा। बोला सिग्मोइड क्लोन किसका भाग है। क्लोन जो है ना बड़ी आंत का भाग होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, बड़ी आंत का भाग क्लोन है। उसके बाद है आंतरीय रसांकुर रक्त वाहिका अवशोषित नहीं कर सकती। जो आंत का जो रसांकुर है वो रक्त वाहिका को अवशोषित नहीं, कौन सी चीज़ को अवशोषित नहीं कर सकती, तो वो किसको है, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। फैटी एवं एसिड मतलब जो आंत के जो रसांकुर है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषण नहीं कर सकता, मतलब उसको अंदर नहीं ले सकता है। सामान्य एलार्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता उत्पन्न होती है। मतलब इसमें जो है किससे एलर्जी उत्पन्न होता है, तो इसमें IgE से एलर्जी उत्पन्न होता है। उसका विटामिन के का विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो विटामिन के जो है ना रक्त का थक्का बनाता है। क्या बनाता है, रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, तो स्वाभाविक है कि इसी के संश्लेषण में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त के थक्का बनाते हैं, शरीर में रक्त को जमा देता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई कट जाए तो रक्त जल्दी जम जाता है, तो इसका कारण क्या है, प्रोथ्रोम्बिन या विटामिन के। बोला है निम्न में कौन सा जीवाणु अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। कौन सा जीवाणु है जो अमोनिया नाइट्रेट बदलता है, तो इसमें नाइट्रोकोकस भी है और नाइट्रोबैक्टर भी है। दोनों ही अमोनिया को, जीवाणु जो है ना अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला पर जरूर ध्यान दीजिएगा, हाँ या न वाला। तो बोला है ए जो है रक्त किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी क्या, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी किसको, सभी को दे सकता है। ए बी जो है सभी से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और ओ किसी को नहीं दे सकता, नहीं, ओ सभी को दे सकता है, ठीक है। ओ जो है ना सभी को दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं देने वाली बात कहा गया, इसीलिए ये गलती है। सभी से ले नहीं सकता लेकिन दे सकता है, इस बात को। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। रक्त का प्रवाह जो है ना शरीर के किन भागों में तेज होता है, तो महाधमनी वाले भाग में शरीर का जो प्रवाह सबसे ज़्यादा दबाव होता है, इसलिए तेज होता है। इनमें कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई पर मिलते हैं। तो इसमें जो है शैवाल है वो लाल शैवाल जो है समुद्री पानी में बड़ी गहराई पर मिलता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। इसका आंसर गलत है, लाल शैवाल सबसे गहरा पर होता है। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार हैखन है। तो अधिकांश लिंगों में जो कीट में जो लिंग का निर्धारण होता है XO से होता है। किससे होता है, XO से। XO, XY
और एक्स नहीं, हाँ यहाँ पे सभी होंगे। एक्स ओ के साथ साथ आपका एक्स वाई से भी होता है और जेड डब्ल्यू से भी होता है। कीट का लिंग का निर्धारण एक्स ओ से भी होता है, एक्स वाई से भी होता है और जेड डब्ल्यू से भी होते हैं। पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। तो पादप विषाणुओं में प्रायः जो है आपको ध्यान रखना है, खाली आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है पादप विषाणु में। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, आरएनए, ठीक है। उसके बाद बोला है एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। जो ठंडा जलवायु के स्तनधारी होते हैं उनके पास क्या होते हैं, तो उनके पास छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। पाद का मतलब पैर। जो ठंडा में रहता है उसके कान भी छोटे होते हैं और उसके पैर भी छोटे होते हैं। जैसे कि आप बर्फीली भालू को देखे होइएगा तो कितना छोटा कान होता है, छोटा पैर भी होता है। बोला है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्व से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रक्रिया हैं जिससे पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्व दिए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बायो फर्टिफिकेशन कहेंगे। उस मैथ का डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे, अभी फ़िलहाल जीके जीएस करेंगे ज़्यादा देरी होने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की बहने वाली नदी नहीं है। तो पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है बोला है, तो मांडवी नदी जो है आपका पूर्व में नहीं, मांडवी नदी तो पूर्व में बहती है, पूर्व में, हाँ मांडवी नदी पूर्व में नहीं बहती है। कर्नाटक बोला है कि पूर्व की ओर कौन बहने वाली, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कर्नाटक है, तो कर्नाटक में सारी नदी जो है ना इधर बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरता है। सारी नदी नहीं, मांडवी नदी इधर गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, और बाद बाकी सभी नदी जो है इधर पूर्व की ओर आकर सारी बंगाल की खाड़ी में गिर रहे हैं, और मांडवी यहाँ अरब सागर में गिर रहा है, इसीलिए ये पश्चिम की ओर इसका दिशा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मांडवी का जो दिशा है पश्चिम की ओर माना जाता है। तो पूर्व की ओर नहीं बहने वाली पूछा है तो यही मांडवी है। उसके बाद बोला है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं, तो उसको राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है सरकार के पास जितना आमदनी है, आय है, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, खर्च ज़्यादा हो गया, तो खर्च अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, ये राजस्व घाटा हो गया। क्या हो गया, राजस्व घाटा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, खर्च से ज़्यादा करने पर वो राजस्व। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो कुल आमदनी और कुल खर्चा का अंतर को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। लेकिन जो अभी हाल ही में वर्तमान में है वो उस पर अगर कोई आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो गया तो उसको हम कहते हैं राजस्व घाटा। ये इस बात को ध्यान में कर लीजिए। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। कौन योजना में जो है ना औसत विकास दर सबसे ज़्यादा रहा है, तो 8वीं योजना में औसत विकास दर जो है इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से 8वीं पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। आगे है पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश के नवाब बने। तो सभी को आता है, कौन बना था, मीर जाफ़र बना था। सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफ़र बना, लेकिन मीर जाफ़र को बाद में हटा करके मीर जाफ़र बगावत किया तो मीर कासिम को लाया, फिर मीर कासिम मुंगेर ले गया अपनी राजधानी, तो फिर जाके फिर मीर जाफ़र बना है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो जिस समय मीर कासिम 3 सेना के साथ मिल करके लड़ा था उस समय नवाब मीर जाफ़र फिर दोबारा बना हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1764 में 3 संयुक्त सेना मिल करके बक्सर की लड़ाई लड़ा था। उस समय का पूछा जाता है कि कौन था, तो मीर जाफ़र थे। पहले सिराजुद्दौला के बाद कौन आया, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र बगावत किया, हटा के किसको बना दिया, मीर कासिम। मीर कासिम फिर बगावत करके मुंगेर अपनी राजधानी बना लिया और तब फिर बना दिया गया किसको, मीर जाफ़र को। और जब ये संयुक्त सेना के साथ बक्सर की लड़ाई लड़ा तो उस समय मीर जाफ़र ही नवाब था अंग्रेजों का। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने की फैसला लिए थे। तो
किसके खिलाफ लिए थे? रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो उसी के खिलाफ जो है ना चलाने का निर्णय लिए थे। उसके बाद बोला है राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को कितना न्यूनतम आयु चाहिए? अधिकतम पूछेगा तो कोई सीमा नहीं है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम, तो सवाल पढ़ने से पहले जरूर अधिकतम न्यूनतम देख लें, नहीं तो उस समय ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा अगर आप न्यूनतम वाला लगा दीजिएगा। न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ये राज्यसभा के लिए है। राज्यसभा जो है ना उच्च सदन होता है, यानी उच्च सदन होता है, और उच्च सदन के लिए ज़्यादा है, उच्च सदन के लिए ज़्यादा है, निम्न सदन के लिए कम है। और निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, इस बात को भी ध्यान में कर लें। उसके बाद बोला है संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी या स्थानीय शासन किससे संबंधित है? ये बोला है कि किस संशोधन से संबंधित है? शहरी। तो मैं आपको बता दूं कि शहरी स्थानीय निकाय जो है ना 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन, वही अगर यही ग्रामीण पूछता है तो 73वां हो जाता है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। ये दोनों ही 92 में संशोधन किए गए थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? अब ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय में हाल ही में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 33+1 का हो गया है, 33+1। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 33+1 का मतलब है एक मेन होंगे मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो अभी टोटल कितने हो गए? 34। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अन्य पूछा जा रहा है या टोटल पूछा जा रहा है? जब टोटल पूछा जाएगा तो आपका आंसर 34 हो जाएगा। हाल ही में जो एक मुख्य न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ है, ये 49वें नंबर के न्यायाधीश है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे। बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है ना 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात कहा गया है भाग 5 में, इस बात को भी ध्यान में करें। अब उसके बाद जो है तो 24 में जो है अनुच्छेद 124 में ही उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है, इस बात को ध्यान कर लें। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 72 तक जाता है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। तो यानी इस बीच में और उपराष्ट्रपति भी है, लेकिन 61 तक तो पूरा राष्ट्रपति का ही चर्चा है, 52 से लेकर के 61 तक। अब हम बात कर लेते हैं 52 में क्या है। तो 52 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा, और 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के शक्ति, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होगी। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, तो चुनाव प्रक्रिया जो है 54 में आपका है निर्वाचन मंडल है, और 55 में ही आपका चुनाव प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। तो मैं अभी बता दिया हूँ 52 में पद होगा, 53 में शक्ति होगी, 54 में निर्वाचन मंडल होंगे, और 55 में क्या होंगे? चुनाव प्रक्रिया होगी। कौन सी होगी? चुनाव प्रक्रिया। तो इस बात को ध्यान में कर लीजिए। 61 में महाभियोग की बात कही गई है, 60 में शपथ की बात किए गए हैं, और 59 में आपको अहर्ता की बात की गई है, 58 में आपकी योग्यता की बात की गई है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे है, अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है? तो आपात 3 तरह से होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक होता है 52 में, 352 में, एक 356 में, और एक 360 में। 356, 360, 352। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात 352 में है, वही किसी राज्य में आपात लगाना है तो 356, और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लागू हुआ है, 360 का 3 बार प्रयोग हो चुका है, और इसका तो अनेकों बार हो चुका है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो हटाने का अधिकार जो है ना राष्ट्रपति के पास होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाते हैं, ठीक है। नियुक्ति, राज्य के अगर नियुक्ति करना है तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का काम
वही करते हैं राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान में कर लें। उसके बाद बोला है भारत में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? तो भारत में जो सबसे सर्वोच्च है वो संसद है। इसमें सबसे सर्वोच्च कौन होगा? सांसद। अच्छा सॉरी अगर मान लीजिए कि संविधान ना रहे तो संसद होगा, लेकिन अगर अब इस संविधान है तो सबसे ऊपर जो है ना संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली संविधान में किसे बनाया गया? तो जनता को। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार अभाव है? मतलब किसमें विशेष अधिकार अभाव है? तो विशेष अधिकार का अभाव समानता में नजर आता है, क्योंकि समानता जब करते हैं तो किसी को विशेष अधिकार देने के लिए क्या करता है? वो रोकता है। इस बात को ध्यान में कर लें। बिम्स्टेक बोला है, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है ना, इसमें मालदीव नहीं है। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक में टोटल जो है आपको भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उसके बाद है म्यांमार है। इस बात को भी ध्यान में कर लें। जितना भी पड़ोसी देश हैं वो सभी के सभी हैं बिम्स्टेक में। बोला है किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि के तटीय सबसे लंबी है? तो सबसे तट रेखा गुजरात है, लेकिन उत्तर भारत का पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया में है। इस बात को ध्यान में कर लिए, मंगोलिया में पड़ता है। उसके बाद है कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो जो है वैज्ञानिक जो बोला है वो वैज्ञानिक कौन है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। ई बोरलॉग लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। डॉक्टर जिवागो के लेखक, जिवागो के लेखक कौन है? बोरिस पास्टरनेक। बोरिस पास्टरनेक है जिवागो के लेखक। बोला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो लोकतंत्र दिवस जो है ना 15 सितंबर को हम लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1780 में बंगाल गजट शुरू हुआ था। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम किस विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा का कोणार्क में है जो सूर्य मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली और उसकी इमारतों को एडवर्ड लुटियस और हेडवर्ड बेकर है। इस बात को ध्यान में कर लें। उसके बाद बोला है 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी। और उसके बाद है श्रीलंका डैश वर्ष आज़ाद मिली श्रीलंका को? तो 1948 में। लेकिन बांग्लादेश पूछेगा तो 1971 हो जाएगा। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। यरूशलेम इजराइल की किसका है? इजराइल की। उसके बाद बोला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? चीन की अर्थव्यवस्था में कृषि को बढ़ावा देना। चीन के अर्थव्यवस्था नहीं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। इस बात को ध्यान में कर लें। उसके बाद है प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाइकनाल कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका पालनी हिल्स में, केरल में पड़ता है। पालनी हिल्स में होगा। बोला है पालनी हिल्स है। सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है? तो अनिवार्यता ये जो है कितना है? 23 हाँ 23 कर दिया है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? सबसे कम क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे बोला है कार्य करने के लिए लोग, उपकरण, कच्चा माल और धन, भूमि और अन्य प्रकृति संसाधन, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। तो यही सबसे कम है। इस बात को ध्यान में कर, सबसे कम आवश्यक है, ज़्यादा चीज़ों की आवश्यक नहीं होती है। वो बोला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी
केम बिनामोल किस खेल से संबंधित है? तो केम बिनामोल किससे है? एथलेटिक्स है बिनामोल। उसके बाद बोला है कि जीवीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य माप होती है? जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तो यानी यह बोला है कि एमएसपी में कौन कौन हो जाएगा? तो मक्का, गेहूं चावल। हाँ, यहाँ पे गेहूं चावल पहले इस मोटे अनाज में जो है ना, ये मक्का बाजरा ये सब है ही, लेकिन यहाँ पे गेहूं चावल भी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बोला है स्टैंड अप जो इंडिया योजना है ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश के बीच बैंक ऋण की सुविधा बैंक शाखा से कम मतलब SC ST को दिए जाएंगे, ये चीज़ बोला है। तो ये बोला है 5 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ के बीच में दिए जाएंगे। कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको 10 लाख और 1 करोड़ के बीच में जो है SC ST को जो है दिया जाएगा, ये चीज़ बोला है। कौन सा है? स्टैंड अप इंडिया, याद रखिएगा। स्टैंड अप इंडिया के तहत किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। उसके बाद बोला है कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है? मतलब विश्व आर्थिक मंच कलाकार को देता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति को सुधार लाना चाहता है। तो ये हो जाएगा क्रिस्टल पुरस्कार है। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार तो फिल्म के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और फिल्म फेयर पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बोला है तो ये क्रिस्टल अवार्ड है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है कंपल्सरी जिसको हम बोलते हैं इंडिफॉन्स वाद्य यंत्र का नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? उसको नाट्य शास्त्र में घौन वाद्य के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? तो बांचुंग भूटिया का जो है ना सिक्किम के है, इसीलिए सिक्किमीज कहा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशदारी मूर्ति में से एक है, जो डैश में स्थित है अर्जुन तपस्या। तो ये कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। जोधपुर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कौन है? अर्जुन तपस्या। ये एक प्रकार का नक्काशदारी मूर्ति है जो महाबलीपुरम में पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 में पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट जो है कौन हो जाएगा? राजेंद्र सिंह घट। 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? तो विशेष ओलंपिक जो है जर्मनी में हुआ है। ये करंट अफेयर में हम बताए थे आपको। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी का परिचालन शुरू कौन करने जा रहा है? जेटविंग एयरवेज जो है पूर्वोत्तर भारत का जो है एयरलाइन कंपनी के द्वारा जो है शुरू किया जा रहा है। तो आई होप ये आपको सेट कारगर आपके लिए होगा। अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो फिर अगली सेट के साथ मिलते हैं।